वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये पढ़ा था। देन फिर हम आ गए थे टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस पे कि टेंस के अकॉर्डिंग किस किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस होते हैं। हमने लास्ट जहाँ पे ड्रॉप किया था वो पोर्शन था जब हम पास्ट सिंपल अगर हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट सिंपल है तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। आज हम वहीं से नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रूल वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? was were, राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। He said comma inverted comma it was rain। एग्जाम्पल है हमारा he said it was raining इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? He said that it, अब यहां पे है was वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing तो हमें क्या लगाना है? had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing तो it had been raining। क्लियर? एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो लिखवाती हूं। He said comma inverted comma the boys were playing inverted comma close। तो हमारा इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनेगा He said that the boys had been playing, then full stop। क्लियर? अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। अब कुछ ये तो थे सारे चेंजेस जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े थे। अब हम बात करते हैं उस चेंज की कि जहां पर टेंस, ऐसा कौन सा टेंस होगा जहां पर एज इट इज सेंटेंस आएगा और उसका कोई चेंज नहीं होगा। आपको एक लाइन लिखनी है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in past perfect and
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, अब यहां पर याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमने प्रेजेंट टेंस हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में था तो हमने उसका पास्ट फॉर्म बनाया, राइट। फिर पास्ट सिंपल आया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आया। पास्ट सिंपल आया तो हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया, पास्ट कंटिन्यूअस आया तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया। अब ये बचते हैं ये दो टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको हम क्यों कौन से टेंस में जाके चेंज करेंगे? इनका पास्ट फॉर्म तो कुछ होता नहीं है, पास्ट फॉर्म के लास्ट टू टेंस है ये, तो इनके सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। इसके भी मैं एग्जाम्पल बता देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। He said, comma, inverted comma, Ram had gone there. There is no change in the sentence. He said that Ram had gone there. देखिए टेंस के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे थे, यहां पर हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ सेंटेंस में हमें कंजक्शन दैट लगाना था वो लगा दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा दिए और हमने एंड में जो हमारा फुल स्टॉप लगता है वो एज इट इज लगा दिया। एक और हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। Mohan said, comma, inverted comma, he had already done the work। बनाइए क्या बनता है? मोहन said that he had already done the work, कॉमा और इंडेड कॉमा ही हटाना है। इसका आंसर आपके लिए मैं यहां पर छोड़ रही हूं, ये आपको फील करना है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब ये आता है चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। मॉडल्स आपने सुन रखे हैं, क्या क्या होते हैं मॉडल्स। अब कौन कौन से मॉडल कहां कहां चेंज होंगे, ठीक है। हम किनको चेंज कर सकते हैं? कैन को कुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में चेंज कर देंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे, मस्ट को हैड टू, और अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे हैं तो मस्ट में ही रहने दे सकते हैं, राइट। अब कौन कौन से चेंज नहीं होंगे? सपोज कि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी वुड आ गया है, शुड आ गया है, कुड आ गया है, तो इनको हम कहां चेंज करेंगे? इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर मैं फिर से एक लाइन लिख देती हूं, देयर इज नो चेंज इन वुड, माइट, कुड, शुड और ought to। यहां पर एक और चीज मैंने मिस कर दी थी, वो था मे को हम चेंज करेंगे माइट में। क्लियर? अब ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रही हूं ये नोटबुक्स में आपके होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मेरे हाथ में आपकी ग्रामर की नोटबुक्स आएगी तो ये जितने भी नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं मैं आपकी नोटबुक में प्रॉपरली लाइन टू लाइन चेक करूंगी। इसलिए यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है
कि जितने भी नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं यहाँ से ग्रामर के, वो सारे ही आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। होप सो कि ये उतार लिया होगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं ताकि ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए। He said, comma, inverted comma, Hari can do that work. He said that Hari could do that work. क्लियर? हमने क्या था कि कैन को कुड में चेंज करना था और कोई चेंज नहीं। यहाँ पे जो नॉर्मल चेंजेस है कि कॉमा इंडेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट लगाया, कैन को हमने कुड में चेंज किया। फर्स्ट फॉर्म उसके पीछे भी आती है, फर्स्ट फॉर्म इसके पीछे भी आती है और एज इट इज हमारा सेंटेंस लिखा। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। The teacher said, comma, inverted comma, the boys may go home. क्या बनेगा इसका? The teacher said that the boys might, may को किसमें चेंज करने को कहा था मैंने? might में might go home। और लास्ट हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि एक मस्ट का भी हो जाए जो एज इट इज होगा। she said, comma, inverted comma, Mohan must see the picture। अब हम चाहें तो मैंने मस्ट में अगर आपको चार्ट अभी तक याद है आपने उतार रखा है तो ये ध्यान होगा कि मैंने कहा था मस्ट को हम 2 चीजों में चेंज करते हैं, या तो एज इट इज रहने देते हैं या फिर हैड टू कर देते हैं। शी सेड मोहन मस्ट या फिर हैड टू सी द पिक्चर। सी द पिक्चर। क्लियर? ये आपके आज हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने टेंस के अकॉर्डिंग देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। उसके भी एग्जांपल्स हमने देख लिए। देन हमने बात की कि किस किस में चेंज नहीं होता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके भी एग्जांपल्स देख लिए हमने। चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स कि कौन सा मॉडल किस में चेंज होगा और कौन सा मॉडल चेंज नहीं होगा, तो उसके भी एग्जांपल्स आज हमने देख लिए। तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रूल के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक आप इन सेंटेंस को रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो आधारों पर हमने वाक्य विचार में अध्ययन किया था और आज तीसरा पार्ट रचना के आधार पर वाक्यों में अध्ययन करेंगे, जिसमें रचना के आधार पर सरल वाक्य
या उसे साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों पर अध्ययन करेंगे। मिश्र वाक्यों के साथ क्या क्या होता है, कौन से आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्यों के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य की बात करें तो 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य किसे कहा जाता है? जब किसी वाक्य में जो कर्ता होता है वह वाक्य में हमेशा उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो बात कही जाती है, जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है, वह हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां मोहन हमारा कर्ता है, अर्थात कर्ता होगा तो वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा। और मोहन के विषय में क्या बात की जा रही है? पुस्तक पढ़ने की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर हमारा क्या हो गया? वो हमारा विधेय हो गया। अब देखें, एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इस वाक्य में दूसरी विशेषता यह है कि एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, एक से अधिक क्रिया नहीं होगी और एक से अधिक कर्ता भी नहीं होगा। जैसे मोहन पढ़ता है, मैं जाता हूं, यहां मोहन एक कर्ता है, पढ़ना एक क्रिया है, मैं एक कर्ता है और जाना क्रिया है और मैं कर्ता है। इस प्रकार एक कर्ता और एक क्रिया हो, वहां पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। अब दूसरा सरल वाक्य जो साधारणतः समझ में आ जाता है, एक कर्ता हो, एक ही वो होता है, विधेय दोनों। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, है ना, संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो, जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हो, वहां पर संयुक्त वाक्य कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है? अब समानाधिकरण, है ना, एक तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो, है ना, जैसे मोहन पढ़ रहा था लेकिन सोहन सो रहा था, दोनों काम लेकिन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अब समानाधिकरण वाक्य क्या होता है? समानाधिकरण वाक्य पहले देख लेते हैं। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य, हम मिश्र वाक्य में देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। तो जो उपवाक्य होता है मुख्य वाक्य के आश्रित उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य या आश्रित जो उपवाक्यों के समान अधिकार होता है, आश्रित जो उपवाक्य होता है उसके समान ही ये भी अपना अधिकार रखता है। वहां समानाधिकरण वाक्य, समान धन अधिकार, समान अधिकार रखने वाला जो वाक्य होता है वह वाक्य समानाधिकरण वाक्य या उपवाक्य कहते हैं। अब एक है उसमें कि जैसे यहां उदाहरण, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। यहां वाक्य देखते हैं, भरत आया एक वाक्य है, किंतु से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, और भूपेंद्र चला गया। यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है बल्कि उस पर जुड़ा हुआ है। हम मिश्र वाक्य में देखेंगे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो देखें यहां पर ये जो शब्द हैं, आप ध्यान रखें कि संयुक्त वाक्य में सरल साधारण वाक्य सामान्य होगा, ठीक है। अब एक उद्देश्य एक विधेय होगा। संयुक्त वाक्य में हमें कुछ शब्द हैं, उनका तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से जोड़ दिए जाएं, हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार यही पूछता है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य में आप अलग अलग क्रम में बांटिए, अलग कीजिए, तो यहां पर हमें दिक्कत ना हो। तीसरी बात करें, तीसरा वाक्य है तो मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य से नाम से ही पता चल जाता है, जो वाक्य मिश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक मुख्य वाक्य होता है, जिस वाक्य के आश्रित ही दूसरे वाक्य होते हैं, जैसे उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य भी आश्रित हो। जैसे एक वाक्य मुख्य होगा, एक वाक्य मुख्य के साथ ही अन्य आश्रित उपवाक्य होगा, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होगा।
जैसे मिश्र वाक्य और वह उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये योजक चिन्ह जिसे समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं, ये योजक चिन्ह, इसमें कौन कौन से योजक चिन्ह लगते हैं? इसमें संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में दोनों योजक चिन्ह भी अगर याद कर लिए जाएं तो हमें इन तीनों में जो डिफरेंस है, उनमें जो भिन्नता है, उसको भी हम पता कर सकते हैं। जैसे योजक यहाँ चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, ये कुछ शब्द हैं जिनका अध्ययन करके भी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भिन्नता है तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे यहां मिश्र वाक्य पे जाएं, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर देखें, वे मेरे शहर आएंगे, मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य, क्योंकि इसी वाक्य पर आश्रित है ना। वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य हो गया, क्योंकि योजक चिन्ह हो गया हमारा, और उन्हें अजमेर शहर घूमना है आश्रित उपवाक्य गया। तो तीनों वाक्य में देखें तो एक पहला वाक्य था साधारण वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में क्या था? संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा ये सब जुड़े हुए थे। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य था, और इस वाक्य प्रधान वाक्य के आश्रित अगर इस वाक्य को हटा दिया जाए, इस पहले वाक्य को अगर हम हटा देते हैं, वे मेरे घर आएंगे, तो यहां पर उन्हें अजमेर शहर घूमना है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन तीनों के आश्रित ही ये तीनों वाक्य हैं। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में हमने पूरा अध्ययन। अब इस पे आगे हम बात करेंगे, तो इसके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इन तीनों के बाद भी इन पर आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? अब आश्रित उपवाक्य में क्रिया संबंधित होते हैं, विशेषण संबंधी होते हैं और क्रिया विशेषण संबंधी भी होते हैं। इसके बाद इनके मुख्य क्रमानुसार क्या होगा, क्रम भी देखना पड़ेगा कि वाक्य में कौन किससे पहले आता है। क्रिया से पहले क्या आता है? क्रिया क्या है? क्रिया का विस्तारक, कर्ता, कर्ता का विस्तारक, बहुत ही लंबा अध्याय है, लेकिन उसको छोटे छोटे भागों में हम विभाजित करके आगे इन तीनों के बारे में, उपवाक्य क्या है, संज्ञा, विशेषण, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास 9th, वेलकम टू बैक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 20 कंटिन्यू करेंगे। 19 में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफ्यूजन कैसे होता है, मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड या गैस, एज वेल एज तीनों, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूजन मूवमेंट करते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट को शॉर्ट में हम समझने के लिए वही बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब ये कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, तीनों के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन यानी कुछ एक्टिविटी दे रखी है जिससे आपको डिफ्यूजन समझने में आसानी रहेगी। टेक अ ग्लास बीकर और अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विथ क्लीन वाटर। ग्लास ले लो, उसको पानी से हाफ फिलअप कर दो। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ बीकर और टम्बलर। उसके अंदर एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दो। वो क्रिस्टल क्या होता है, जैसे ही पानी में डालते हैं वो डिजोल्व हो जाता है, ब्लू कलर पानी को देता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो क्रिस्टल होगा किसका, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का, उस क्रिस्टल को आप किस में डाल दो, बीकर में डाल दो। वो जैसे ही आप डालोगे, हैवी वेट की वजह से वो जाकर टम्बलर, ग्लास या बीकर, किसी के भी कंटेनर के बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। वी सी दैट वाटर अराउंड कॉपर सल्फेट CuSO4 क्रिस्टल बिकम्स ब्लू कलर्ड। आपको देखने में आएगा कि जैसे ही आपने वो क्रिस्टल अंदर डाला है, डालने के तुरंत बाद वो बॉटम में नीचे जाके बैठने के बाद धीरे धीरे वो अपना कलर छोड़ेगा, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व होना शुरू कर देगा। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वाटर अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से क्रिस्टल जो डाला है हमने कॉपर सल्फेट का, वो तुरंत डिजोल्व होना शुरू कर देगा। जैसे जैसे डिजोल्व होना शुरू करेगा, उस क्रिस्टल की एक एक लेयर पानी के साथ रिएक्ट करेगी, डिजोल्व होगी, और डिजोल्व होते होते पानी को धीरे धीरे एक ब्लू कलर का अपीयरेंस देगी।
आफ्टर सम टाइम दिस ब्लू कलर स्प्रेड इन द वाटर ऑफ बीकर। धीरे धीरे आप देखोगे कि पानी पहले इतना सा ब्लू कलर हुआ, फिर इतना हुआ, फिर उतना हुआ, फिर धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें पूरा बीकर ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है हमने सॉल्वेंट, सॉल्यूट की वजह से पूरे सॉल्वेंट को वो कलर क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। This is due to the fact that copper sulfate gradually breaks into small particle called molecule। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो क्रिस्टल डाला था CuSO4 का, इस क्रिस्टल ने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या किया, ब्रेक डाउन हुआ, डिजोल्व हुआ और होते होते वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बिखर गया। स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है जो पानी में फैल रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल्स। दिस मॉलिक्यूल डिफ्यूज इन वाटर एंड मेक इट ब्लू कलर। ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वाटर में डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूज का मीनिंग है कि क्रिस्टल सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला था उसकी कंसंट्रेशन कुछ अलग थी, उसको जिसमें डाला, पानी में डाला, वाटर में डाला, तो उसकी कंसंट्रेशन अलग हो गई। तो क्रिस्टल, ये जो CuSO4 का जो क्रिस्टल था उसके मॉलिक्यूल ने भी क्या किया, डिफ्यूजन किया। क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट का था उसके मॉलिक्यूल ने क्या किया, डिफ्यूजन किया। मतलब वो अपने हायर टू लोअर और लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ उन्होंने उसके मॉलिक्यूल ने मूवमेंट किया, जिसकी वजह से उसका पानी पूरा ब्लू कलर का हो गया। In this way, molecules of copper sulfate diffuse thoroughly in the water and diffusion reaches to a state of equilibrium। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ये कब तक होगा, तो कब तक होगा, जब तक कि कॉपर सल्फेट पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाता, तब तक के कॉपर सल्फेट के सारे मॉलिक्यूल वाटर की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। ये मूवमेंट मॉलिक्यूल में तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, यानी पूरा एक जैसा जब तक पानी नहीं हो जाता, पूरे वाटर का कलर एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक के मॉलिक्यूल हायर टू लोअर और लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों करते हैं मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिनकी वजह से वो कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। आपको इस एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल किस तरह से डिफ्यूजन करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है छोटा सा ये भी। In above example, the diffusing substance copper sulfate is a solid and the medium in which it diffuses is liquid। इस एक्टिविटी से आपको प्रूव हुआ होगा आपके माइंड में कि जो सॉल्यूट था वो सॉलिड स्टेट में था और जो सॉल्वेंट था वाटर वो लिक्विड स्टेट में था। Such system are also found in living cell। तो ये जो ऐसा जो स्टेट होता है, यानी कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो ऐसा जो चीज़ आपको देखने को मिलती है वो आपको दिखती है लिविंग सेल में। एक किसी भी जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में ऐसी पोजीशन आपको दिखती है। द सॉलिड एंड गैसेस कैन डिफ्यूजेस इन द वाटरी मीडियम। सॉलिड और गैस दोनों वाटरी मीडियम में, प्रोटोप्लाज्म में डिफ्यूजेस हो सकते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन आर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एनवायरमेंट। अदर एग्जाम्पल दूसरा आपको देखना है, तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो प्लांट की लीव्स में होता है। प्लांट की लीव्स में क्या होता है, CO2 अंदर आता है ना, O2 बाहर निकलता है। तो ये प्लांट की लीफ में होता है। जब भी वो ब्रीदिंग करते हैं प्लांट, तो उसके अंदर क्या होता है, लीफ और एनवायरनमेंट में अलग अलग कंसंट्रेशन बना हुआ है। यानी उसकी लीफ के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, प्लांट की लीफ के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, और प्लांट की लीफ के बाहर यानी एनवायरनमेंट में हायर कंसंट्रेशन है, या उसके अंदर हायर है, इसके अंदर लोअर है, जो भी है। पर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अगर वो लोअर स्टेट में है तो वो हायर की तरफ जाएंगे, अगर वो हायर की तरफ है तो वो लोअर में जाएंगे। सीधी सी बात है। कंसंट्रेशन इनसाइड यहाँ से पढ़ते हैं। अदर एग्जाम, बिटवीन लीफ एंड एनवायरनमेंट CO2 एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। बाहर का एनवायरनमेंट जो है लीफ के बाहर का, वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन वाला। इस एज कंपेयर लीफ के अंदर वाला जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कैसा है, ज्यादा है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, इनसाइड द लीफ। लीफ के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, लीफ के बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है,
क्योंकि दोनों में डिसबैलेंस होता है, क्योंकि लीफ के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, लीफ के बाहर एटमॉस्फेयर में लोअर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, CO2 दौड़ के बाहर आएगी, O2 बाहर आएगी और CO2 अंदर जाएगी, तब तक जाएगी जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, हमको ये पता है कि लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, दैट्स नोन एज स्टोमेटा, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। उन स्टोमेटा का नेचर होता है कि वो CO2 को अंदर लेके आता है और O2 को लीफ से बाहर निकालता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रही है, तो वो हो रही है डिफ्यूजन की वजह से। ये जो डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से ही प्लांट अपने अंदर क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये नॉर्मल ब्रीदिंग की बात हो रही है ना। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, एक चैप्टर पहले भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स CO2 अंदर लेते हैं क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए होती है और O2 वो बाहर निकाल देते हैं। बट जब उस खाए हुए फूड का, ग्लूकोज का उनको ब्रेक डाउन करना होता है, तब वो O2 को ही अंदर लेते हैं प्लांट्स भी। आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से O2 भी सेल के अंदर एंटर अगर करती है तो वो प्रोसेस भी कौन सा है, डिफ्यूजन। व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, ये जो होगा, अब ये इसको डायग्राम से समझ लो आप। यहाँ पे जो दे रखा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किस तरह से मूवमेंट होता है। सपोज करो यहाँ पे कोई पार्टिकल हमने डाला है, एज कॉपर सल्फेट ही ले लो, जिसकी एक्टिविटी हमने पहले पढ़ी। कॉपर सल्फेट जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, इसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे ऐसे जाएंगे जिससे पानी में थोड़ा थोड़ा कलर आएगा। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे, अब फैल गए और इसमें पूरी तरह से फैल गए, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। यहाँ पर पानी ने पूरा कलर एक जैसा ऑब्टेन कर लिया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, आपको समझने के लिए। ये डायग्राम तो आपने कल ड्रॉ कर लिया था, यहाँ पे समझने के लिए आप नोट्स में क्या उतारोगे, तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी आप उतार देना, देन ये डायग्राम। सेकेंड वाली एक्टिविटी को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन, थर्ड एक्टिविटी ये, या थर्ड एग्जाम्पल से हम इसको क्लियरेंस दे सकते हैं। जब आप किसी बॉटल, परफ्यूम की बॉटल को ओपन करके रखते हो, है ना, खुला रखते हो, स्मेल मॉलिक्यूल स्टार्ट, उसके मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजिंग in surrounding air. The net diffusion of a gas always occurs down its pressure gradient. प्रेशर की वजह से, है ना। जैसे आपने देखा होगा, कभी परफ्यूम की बोतल को आप ओपन करके रखते हो, कोई भी चीज़ जो जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी हो, जिसकी स्मेल अच्छी हो, आपको पता है फर्स्ट लेसन में मैंने पढ़ाया था, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर भागते हैं, उसके मॉलिक्यूल अट्रैक्शन नहीं करते, पास पास नहीं रहते, क्लोजली अट्रैक्ट नहीं होते। तो जैसे ही आप किसी परफ्यूम की बोतल को या ऐसी चीज़ को, गैसेज मॉलिक्यूल को आप रखोगे, तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर निकलेंगे। जैसे ही आप उसको ओपन रखोगे, उसके मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो आपको फील होगा कि एक अच्छी सी खुशबू या अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपके रूम में आएगी। तो दैट मीन्स ये हुआ कि गैसेज के मॉलिक्यूल बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूजन करते हैं। In a similar way, oxygen O2 enters the amoeba by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decrease. In such a way, CO2 moves out the cell through diffusion. यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल ले लिया इसने, एनिमल का। इसके पीछे डायग्राम है, मैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ पे ये बता रहा है कि अमीबा के अंदर भी अमीबा क्या करता है, O2 इनसाइड द सेल, O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो वो भी एक किसका मूवमेंट है, डिफ्यूजन। उसके मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर मूवमेंट करते हैं। इसके डायग्राम को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके नोट्स बना के होमवर्क पूरा कंप्लीट रखना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो क्योंकि आपने ये पूरा चैप्टर 8th क्लास में एज पढ़ा था, और इससे ज़्यादा जो मैटर आपको अभी दे रखा है 9th में, उससे ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन रिवाइज हो जाएगा, आपके कुछ नया मिलेगा यहाँ पर। लास्ट जो लेसन पढ़ा था हमने, इंडिया की पोजीशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको मैप भी बताया था, ग्लोब पे उसकी स्थिति भी बताई थी। अब ये लेसन भी किससे रिलेटेड है, क्योंकि किसके फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, अपन इंडिया के पढ़ रहे हैं, तो आपको इंडिया की पोजीशन पता होगी, इंडिया के बारे में आप कुछ जानते होंगे, तो हम उसके फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। यानी
यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ज्योग्राफिकल भी कह सकते हैं, फिजिकल और ज्योग्राफिकल दोनों का मीन्स क्या होता है, भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी है। और 6 पॉइंट जो आपने पढ़े हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे, भले आप 9th में पढ़े हो 10th में पढ़ो, चैप्टर यही है और जो अपने देश के जो फीचर्स हैं वो यही के यही रहेंगे। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपन अपनी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से फीचर्स है देखो, द हिमालय माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश की ये जो 6 विशेषताएं दे रखी है, भौगोलिक विशेषताएं दे रखी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस किस से रिलेटेड करता है, कौन कौन से क्षेत्र हमारे देश में आते हैं। इन पॉइंट्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि हमारे देश में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि आइलैंड भी पाए जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, पेनिसुलर प्लेट्यू भी है, नॉर्थन प्लेन्स के अंदर भी अपन पर्टिकुलर कुछ पढ़ेंगे और हिमालय माउंटेन के बारे में आप जानती हो। तो ये सारी विशेषताएं हमारे देश में पाई जाती है, किसके अकॉर्डिंग, फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, भौतिक विशेषताओं में आएगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर नोट डाल रखा है, इंडिया हैज़ ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड। अब इसमें भी बता रखा कौन कौन से फिजिकल फीचर्स आते हैं, आपके माइंड में होना चाहिए कि फिजिकल फीचर्स किस बेस पर फिक्स किए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या आते हैं। माउंटेन के बेस पर प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड, यानी कि ये सारे क्षेत्र हमारे यहाँ पर होंगे तभी वो फीचर्स के अंदर आएंगे। जैसे हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान के फिजिकल फीचर्स के अंदर लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, तो उसमें कहीं पर आपको कोस्टल प्लेन्स मिला था, क्योंकि राजस्थान में कोई कोस्टल प्लेन्स नहीं है तो उसका वो पार्ट ही नहीं था। कोई आइलैंड का पॉइंट मिला था आपको, नहीं था, क्योंकि कोई द्वीप ही नहीं है अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं किसको बेस मान के, क्या है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, इन सभी को बेस मानकर यहाँ पर फिजिकल फीचर्स का डिवाइडेशन कर रखा है। द इंडियन मेनलैंड डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, ये आपको पता ही है कि भारत क्या है, कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग ये डाइवर्सिटीज़ बता रखी हैं। जियोलॉजिकल, द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस। क्या दे रखा है, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द ओल्डेस्ट बहुत पुराना लैंड मासेस से अपने पृथ्वी की सतह पर। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालयाज रिप्रेजेंट अ वेरी यंग टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जिसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हिमालय माउंटेन के अंदर हाई पीक्स, यानी कि जो ऊंची ऊंची पीक्स कौन सी है, जो अपने देश के अंदर भी आती है और जो अपने नेबरिंग कंट्रीज है उसको भी बिलोंग करती है। डीप वैलीज, वैलीज का मतलब घाटियाँ, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, कौन कौन सी तेज बहने वाली नदियाँ हैं। द एल्यूवियल डिपॉजिट ऑफ हिमालय रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन्स, और जो एल्यूवियल डिपॉजिट है, जो हिमालय की जो रिवर्स है वो नॉर्थन प्लेन्स, यानी कि नॉर्थन प्लेन्स का जो पार्ट पढ़ेंगे वो उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। अब इस लेसन में भी हम लास्ट लेसन की तरह जो ग्लोसरी वर्ड दे रखे हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक्सप्लेन करने का मीन्स मेरा यही है कि आपको आगे का जो लेसन दे रखा है, यानी कि पूरा लेसन इसी बेस पर है। अगर आपको ये सारे ग्लोसरी वर्ड समझ में आ जाते हैं तो पीछे का लेसन भी आपको क्लियरली अच्छे से पता चल जाएगा उसमें क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है भांगर, सब जन जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था भांगर, खादर, दोआब, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वही दे रखा है। द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम, क्या दे रखा है, पुरानी मिट्टी ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज कॉल्ड द भांगर। क्या आएगा भांगर के अंदर, जो पुरानी मिट्टी है वो किसके अंदर आएगा, भांगर के अंदर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है दून। दून क्या होता है, नेरो वैलीज फाउंड बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय। क्या दे रखा है, नेरो वैली। नेरो वैली का मतलब सकड़ी घाटियाँ, बिटवीन किसके बीच में, शिवालिक और मिडिल हिमालयास। शिवालिक और मिडिल हिमालयास के बीच में जो सकड़ी घाटियाँ आएगी, जो वैलीज आएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, दून। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था देहरादून, तो वो इसके अंदर ही आएगा। नेक्स्ट दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मीन्स क्या होता है, जो बांटने वाला होता है। अ रिवर दैट ऑर्गेनाइज फ्रॉम अ मेजर रिवर, क्या दे रखा है, अ रिवर दैट ऑर्गेनाइज फ्रॉम अ मेजर रिवर, ऐसी नदी जो किसी बड़ी नदी से निकलती है। इट इज़ फॉर्म नियर द रिवर्स माउथ बिफोर इट फॉल्स इनटू द सी, और वह जब समुद्र में गिरती है उससे पहले क्या बनाती है, रिवर्स माउथ, नदी का एक मुहाना बनाती है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। डेजर्ट सबको पता है, अ लार्ज ड्राई एरिया लार्जली डिवाइडेड ऑफ वेजिटेशन फॉर वांट ऑफ रेन और
वाटर, ऐसा सूखा क्षेत्र लार्जली जो बहुत बड़ी मात्रा में डिवाइडेड है, वेजिटेशन फॉर वांट ऑफ रेन और वाटर, जहाँ पर वेजिटेशन के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, बारिश की और पानी की आवश्यकता होगी। दो आप द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, देखो सुनना क्या दे रखा है यहाँ पर, द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच की जगह, देट मीट सच इज द वन बिटवीन द गंगास एंड द यमुनास इन इंडिया। भारत के अंदर कहाँ पर बनता है, आप लोगों ने पढ़ा भी था गंगा यमुना का द्वीप, तो कहाँ पर मिलता है, मीट सच इज द वन बिटवीन द गंगास एंड द यमुना इन इंडिया। और कहाँ पर मिलेगा, बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको हम क्या कहेंगे, दो आप कहेंगे। रिवराइन आइलैंड, आइलैंड इन रिवर, इसको नदी का द्वीप समूह कह सकते हैं। बरछान, बरछान क्या होते हैं, कह सकते हैं कि आप लोग क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप का मतलब होता है अर्धचंद्राकार शेप, जिसको कहेंगे वो कहेंगे बरछान। बरछान आर क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन ऑफ विंड इन डायरेक्शन। देखो क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था तो उसमें हम डेजर्ट के बारे में पढ़ा था। डेजर्ट में हम लोगों ने बताया था कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है, और हवाएं चलने पर क्या होगी, जो मिट्टी होगी, जो रेत होगी, वो क्या होती है, उड़ती है, और जब वो उड़ती है तो क्या करती है, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले बनाती है। क्या बनाती है, रेत के टीले बनाती है। और वो रेत के टीले किस शेप में हो, अगर क्रिसेंट शेप, यानी कि अर्धचंद्राकार का जो शेप होता है उसको हम क्या कहेंगे, बरछान कहेंगे। नेक्स्ट दे रखा है फोल्ड माउंटेन, कौन सा आता है फोल्ड माउंटेन के अंदर, अपना हिमालय। इन अपलैंड एरिया सच इज द हिमालय और अल्पास फॉर्म्ड बाय द बकलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये इसमें अपन फोल्ड माउंटेन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ग्लेशियर, सबको पता है ग्लेशियर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से क्या होती है, बर्फ पिघल के नीचे आती है। मूविंग रिवर ऑफ स्नो एंड आइस दे रखा, अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ स्नो एंड आइस, जिसके ऊपर बर्फ़ और स्नो वही होती है, आइस होती है, जो धीरे धीरे ग्लेशियर में से पिघल के नीचे की तरफ उतरती रहती है। गोर्ज, द स्टिप साइडेड नैरो एंड डीप वैली ऑफ रिवर फॉर्म्ड इन अपर कोर्स ऑफ टर्म एज अ गोर्ज, इट इज कॉल्ड एज आई शेप्ड वैली। तो क्या दे रखा है, स्टिप साइडेड नैरो, ये भी एक सकड़ी और डीप वैली होती है, जो किससे बनती है, नदी से बनती है। फॉर्म्ड इन इट अपर कोर्स इन टर्म्ड एज द जॉर्ज, जो उसका अपर कोर्स होता है उसको हम क्या कहेंगे, जॉर्ज कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई शेप्ड वैली, जिसको आई शेप्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दे रखा है गोंडवाना लैंड। इट वॉज एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, जो अभी कहाँ पर प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि जो हमारा देश बना हुआ है ये भी पहले अलग अलग पार्ट होते थे, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंजिया, जब एक बहुत बड़ा टुकड़ा था तो उसके कुछ टुकड़े हो गए थे, उनको एक अलग अलग नाम दिया गया, तो उसमें से एक नाम क्या था, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के अब कौन कौन से पार्ट है भाई, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनकी उत्पत्ति कौन से लैंड से हुई है, तो वो क्या आएगा यहाँ पर, गोंडवाना लैंड आएगा। नेक्स्ट दे रखा आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सी, अ रिवर और लेक। क्या दे रखा, आइलैंड कम्प्लीटली सराउंडेड भी चारों तरफ से, किससे, सी से, रिवर से और लेक से ढकी हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइलैंड। यहाँ पे आया नेक्स्ट आपके खादर। बांगर आपने पढ़ लिया, जिसमें पुरानी मिट्टी होती है, खादर जिसमें नई मिट्टी होती है। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर जैसे अभी बारिश का पानी आ रहा है, और पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, राजस्थान की बात करें अपन, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज जब बारिश आती है तो जो पुरानी मिट्टी होती है वो बहकर चली जाती है और उसकी जगह पर नई मिट्टी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, खादर। द यंगर एल्यूविलियम, यंगर का मतलब नई या जवान कह सकते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, नई मिट्टी से लेंगे। ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज द खादर। बांगर और खादर आपको पक्का लर्न करना है। बांगर के अंदर क्या आएगी, ओल्ड एल्यूविलियम आएगी, और खादर के अंदर यंगर या न्यू एल्यूविलियम आएगी। ओक्सबो लेक, अ क्रिसेंट शेप्ड लेक ऑन अ रिवर फ्लड प्लेन्स, ये भी क्या होती है, अर्धचंद्राकार शेप की रिवर होती है। फिजियोग्राफी, शेप एंड रिलीफ ऑन ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। अपन पूरे लेसन में यही पढ़ रहे हैं, मेन चीज़ यही है, शेप और रिलीफ जो किसके बेस पर हो, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेस पर हो। नेक्स्ट है प्लेट्यूम, अ वाइड फ्लैट टॉप्ड एरिया राइजिंग एब्रिप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लो लेइंग एरिया और अ वाटर बॉडी। अब प्लेट्यू किसको कहेंगे, अ वाइड, जो चौड़े हो, समतल हो, टॉप्ड एरिया हो, जो एकाएक पानी से घिरे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे,
प्लेट्यू कहेंगे। रिलीफ अ वे ऑफ डिस्क्राइब लैंड सरफेस एंड इट्स कॉन्फिगरेशंस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। रिलीफ के अंदर क्या आएगा? ऊंचाई। अब जैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो तय की है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं। ये क्या होता है? एक बेस होता है, एक बेस मान के अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि माउंटेन है कि प्लेट्यू एक प्लेन्स है? तो इसके लिए जो समुद्र का तल होता है उससे ऊंचाई नापी जाती है कि इस बेस पर हम पता लगे कि कितनी 300 मीटर है, 500 मीटर है, 800 मीटर है। उस बेस के ऊपर इनका डिवाइडेशन किया जाता है कि कौन माउंटेन के अंदर आएगा, प्लेन्स के अंदर आएगा, प्लेट्यू के अंदर आएगा। और अपने इंडिया के अंदर जो बेस फिक्स किया जाता है, ये चेन्नई का जो तल है, सागर का जो तल है, वहाँ से फिक्स किया जाता है, जिसके बेस पर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा माउंटेन है, प्लेट्यू है। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर जो फिक्स होते हैं वो सागर के तल से होते हैं, सागरीय तल से होते हैं। और अपने इंडिया के अंदर कहाँ से होते हैं? चेन्नई में जो सागरीय तल है वहाँ से इनको फिक्स किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्लोसरी वर्ड दे रखे हैं, पूरा लेसन का बेस इन पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है और क्या नहीं होता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें ये हमने एक्सरसाइज ही हमारा चल रहा है, ये काफ़ी लंबा चला है ये जो लेसन है आपका, लेसन नंबर 1। बट क्वेश्चंस ही इतने ज़्यादा है इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट ये है कि आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका ये लेसन हो जाएगा। अब लेसन का जो एक्सरसाइज चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का सिंप्लीफिकेशन मैं काफ़ी क्वेश्चन बता चुकी हूँ, बट फिर भी लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 9th का 5th है, 5th और 6th ये दोनों मैं बता रही हूँ। 3√5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 3√5 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब नंबर्स इतने बड़े हैं तो देख करके घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आइडेंटिटी लग रही वो अप्लाई करनी है। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली जब हम इसको देखते हैं 3√5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो एक आइडेंटिटी जो हमेशा से पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट आपको वही अप्लाई करना है। सिंस जो भी फार्मूला लगा रहे हो उसको मेंशन ज़रूर करना है, इसका मार्किंग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें a कौन है और b कौन है? 3√5 a है और b कौन है? 2√3। ओके, इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह कौन है? अगेन सेम चीज़ें हमको मिल रही है तो इसको 2 चीज़ों से कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो हो ही रहा है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास 2 तरीके हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, या फिर जब हम इस दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करते तो हमारे पास नहीं, बट यहाँ पर काम नहीं आएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। a की जगह 3√5 और b की जगह 2√3। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ है उसका एक्सपांशन करते हैं। 3√5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्टली होगा a का स्क्वायर, ये है 3√5 प्लस 2ab, 2 इंटू a कौन है आपका? 3√5 इंटू b कौन है? 2√3 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को मैंने लार्ज ब्रैकेट में बताया है ताकि साइन का मिस्टेक हमारे साथ ना हो। अब यहाँ प्लस की जगह प्लस, अब आगे एक्सपांशन करते हैं इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या होगा? a का स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कौन है? 3√5 इंटू b 2√3। ओके,
2√3 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2√3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट आपको फॉर्मूला देखते हुए उस हिसाब से एक्सपांशन करना है। ए की जगह कौन है, जस्ट पुट द वैल्यू, बी की जगह जो है उसका वैल्यू पुट कर, देन सॉल्व इट। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3√5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 3 इंटू √5 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर भी होगा और √5 का स्क्वायर भी होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। लार्ज ब्रैकेट अभी भी हमने रख रखा है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12। अब क्या बचा रूट वाली टर्म्स, √5 इंटू √3। तो आप चाहो तो इसको √5 √3 कंटिन्यू करो, या फिर नहीं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट √5 पर भी है और √3 पर। चलो ठीक है, एक बार के लिए ऐसे लिख लेते हैं √5 इंटू √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अगेन मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है ताकि आप प्लस और मल्टीप्लाई देख के कन्फ्यूज़ ना हो। पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, देन आप पूरा एडिशन करेंगे, इसलिए ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलेंगे। प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का भी स्क्वायर होगा, √5 का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। एक स्मॉल ब्रैकेट बना दो ताकि पहले इसको सॉल्व करना है, माइनस अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, √5 इंटू √3, √5 इंटू √3। आप चाहो कि नहीं हम ऐसा अलग अलग नहीं लिखे, हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, तो आप स्क्वायर रूट लगा करके डायरेक्टली 5 इंटू 3 कर सकते हैं, विच इज़ √15। उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 इंटू 3। ये आ गया लार्ज ब्रैकेट। यहाँ तक समझ में आया? जस्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन किया है। इसके बाद की स्टेप मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। देखो इसके बाद क्या होगा, जस्ट एज इट इज़ इसको सॉल्व करना है, नया कुछ भी नहीं। लार्ज ब्रैकेट अभी रखा है, 9 5 ज़ा 45 प्लस आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, नहीं मन कर रहा है तो ऐसे रखोगे तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 12 जैसे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, √5 इंटू √3, एज वी नो दैट √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ √a इंटू √b विच इज़ √ab। तो यहाँ पर 12 इंटू √5 इंटू 3 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लूँ मैं इसको यहाँ पर 5 इंटू 3 15 प्लस 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 9 5 ज़ा 45। अब मैं जैसे धीरे धीरे ब्रैकेट्स हटते जा रहे हैं, ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो फिर ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। 9 5 ज़ा 45 माइनस 12, अगेन √5 इंटू √3, पहले जैसे ही हो जाएगा 5 इंटू 3 15, √15। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है। प्लस 4 3 ज़ा 12, यही चल रहा है अभी तक। ठीक है, नाउ अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट्स हटा लो, अब 45 चाहे तो ऐड कर लो, 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 57 प्लस 12 √15। अब ये लार्ज ब्रैकेट हटा दिया मैंने, प्लस है बाहर तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसा का वैसा लिख लो। 45 अब अगेन 45 प्लस 12 57 जो पहले आया था 57, इसको और इसको सम कर दिया, बचा क्या -12 √15। अब यहाँ देखो प्लस का 12 √15 माइनस का 12 √15, दोनों सिमिलर टर्म है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो सेम टर्म है, एक प्लस एक माइनस, तो ये इन दोनों का माइनस करने पे 0 आ जाएगा, तो बेसिकली ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ क्या आंसर आया आपके पास 114। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था उसका फाइनल आंसर आया आपके पास 114। तो बस फॉर्मूला लगाना है और जहाँ पर जो वैल्यूज़ की नीड है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करो, बी की जगह बी की,
और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आ जाएंगे। बस ब्रैकेट्स का यूज़ करना ताकि साइन का प्रॉब्लम नहीं आए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिक्स क्वेश्चन, 9th का 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, विच इज 3/√8 प्लस 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमको बस इसको। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट तो ये काम रहता है, जब भी आपको दो फ्रैक्शंस दिखते हैं, भिन्न दिखती है, उनको जोड़ने का तरीका क्या, ऐड करने का तरीका ये कि उन दोनों का जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। तो अब यहाँ पर एलसीएम कैसे लोगे, पहले तो क्वेश्चन देख लो, √8 प्लस 1/√2। अब यहाँ क्या है, √8 है, √2 है, इन दोनों का तो स्क्वायर रूट हमको निकालना नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको ऑब्जर्व करो, √8 √2। जब लास्ट में नहीं समझ में आता कि एलसीएम क्या लेना है तो एट द एंड आपको क्या करना है, वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिख लो। लेकिन अगर एलसीएम आ रहा है तो उसका आंसर निकालना चाहिए। अब √8 है, अभी फिलहाल नहीं पता हमको इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करके देखते हैं कि क्या इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो चेक करते हैं, √8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 यही होता है, प्लस 1/√2। नेक्स्ट 3/, अब क्या आ रहा है, 2 जो आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो ओनली 1 टाइम बाहर आएगा, और अंदर की तरफ ये जो 2 है इसका पैरिंग नहीं है इसलिए ये अंदर ही रहेगा, प्लस 1/√2। यहाँ तक क्लियर है। अब इनका हमको एलसीएम लेना है। एक ऑप्शन और भी रहता है कि अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहो तो आप रैशनलाइजेशन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट एक बार एलसीएम वाला देख लो। इसके बाद जो आएगी स्टेप उसमें क्या होगा, अब नंबर क्या बन गया है, 2√2 एंड हियर इज √2। तो अब इन दोनों का एलसीएम हमको लेना है, 3/2√2 प्लस 1/√2। तब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, वैसे एलसीएम का नंबर मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स है उन दोनों की टेबल में आ रहा है। जैसे ये 2 है तो एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है, मतलब जिस नंबर को हम 2√2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और √2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ नंबर क्या देखेंगे, फर्स्टली देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2 और √2 दोनों में आ रहा है, तो एक बार ही √2 ले लो। और दूसरा नंबर क्या, 2 बचा, तो ये 2 भी आपको लेना ही रहेगा। तो 2√2 इज़ द एलसीएम। और नहीं समझ में आता तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि जो दो नंबर आपको दे रखे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एज अ एलसीएम यूज़ कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। ये समझ में आया। फर्स्टली एलसीएम यहाँ पर क्या लोगे आप, 2√2 है और यहाँ पर √2 है। एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 2√2 भी डिवाइड कर सकता है और √2 भी डिवाइड कर सकता है। तो चेक करो क्या 2√2 को 2√2 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 1 टाइम डिवाइड करेगा, और 2√2 को √2 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 2 आ जाता है। तो इसीलिए देखना है कि फर्स्टली कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन के अलावा कोई नंबर मिस नहीं हो जाए। तो हमने देखा कि 2 रह रहा है तो 2 को भी साथ में मल्टीप्लाई में ले लिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम आ गया, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इस एलसीएम को हर से डिवाइड करेंगे, 2√2 डिवाइड बाय 2√2, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 × 3, 3 प्लस √2, 2√2 डिवाइड बाय √2, क्या आंसर आया, √2 से √2 कैंसिल, आंसर आया 2। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 कितना आया 5, 5/2√2। और सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो डू इट, अदरवाइज यहाँ तक आपने करा है तो भी करेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रैशनलाइजेशन आप कर सकते हो, √2 × √2 तो क्या बनेगा 5√2। वैसे उसकी भी नीड नहीं है, यहाँ तक भी करा है तो एकदम करेक्ट है। 2 × √2 कितना बनेगा 2, तो क्या बनाइए 5/4√2। दिस इज़ योर आंसर। वैसे ये तो एडिशनल में है, ये करना चाहो तो करना, अदरवाइज ये जो 5/2√2 है यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 5/2√2 ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसे मैं बता देती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, रिप्रेजेंट √5.6 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी टाइम एग्जाम्पल्स में भी बता चुकी हूँ आपको, तो वही मेथड रहेगा वो जो आपको
फर्स्टली जो भी गिवन मेजरमेंट रहता है, जैसे रूट 5.6 है तो 5.6 की आप लाइन ड्रॉ करते हो, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हो और वो जो भी है उस पूरी लाइन को एज डायमीटर लेते हुए आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर देन परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, दैट्स सेंटर पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को आप रिवाइज कर लेंगे और ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि काफ़ी बारी मैं आपको रैशनलाइजेशन बता चुकी हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे रैशनलाइजेशन का ही है, वो तो आप इजीली कर लोगे, रैशनलाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी इजी है, कुछ नहीं करना है, बट स्टिल बता देती हूँ मैं आपको। 7√3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5√2 अपॉन 48 प्लस √18। रैशनलाइजेशन कर रहा है, मैं डायरेक्टली आपको करके बता रही हूँ। √48 √48 माइनस √18 अपॉन 7√3 माइनस 5√2। तब क्या रहता है इसके अंदर मेथड कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो यहाँ ब्रैकेट्स बनाए, 7√3 माइनस 5√2, बिना ब्रैकेट की कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है। √48 माइनस √18 अपॉन √48 प्लस √18 √7√3, सॉरी यहाँ पर नंबर मैंने गलत लिख लिया, यही सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। √48 माइनस √18, √48 माइनस √18। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना रहेगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √48 का स्क्वायर माइनस √18 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा फर्स्ट टर्म को इन दोनों से, इस सेकेंड टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो करो मल्टीप्लाई, 7√3 इंटू √48 इंटू √48, चाहे तो ब्रैकेट बना लो। अब नाउ नेक्स्ट नंबर 7√3 इंटू माइनस √18, तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7√3 इंटू √18। नाउ नेक्स्ट नंबर माइनस 5√2 मल्टीप्लाई विद, तो माइनस में आएगा 5√2 इंटू 48। फिर आएगा माइनस 5√2 इंटू माइनस √18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बनेगा तो 5√2 इंटू 18, √2 इंटू 18। ओके, इसके बाद के स्टेप्स में यहाँ लिख रही हूँ। डिनोमिनेटर आपका क्या बनेगा, 48, √48 का स्क्वायर, रूट और होल स्क्वायर जब भी साथ में आते हैं तब क्या होता है, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अंदर जो आंसर रहता है, रूट के अंदर जो नंबर होता है वो आपका आंसर होता है। तो 48 माइनस 18, यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर एक साथ रहता है, 18 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7√3 √48 √3 माइनस 7√3 √18, और ये पहले ये स्टेप लिख लेते हैं, 7√3 माइनस √18 माइनस 5√2 √48 प्लस 5√2 √18 अपॉन क्या है, 48 माइनस 18। तो ये 48 माइनस 18 तो सॉल्व हो जाएगा। मेन जो रहेगा आपका ये ऊपर वाले को सॉल्व करना रहेगा। 7√3 √48, 7√3 √18, यहाँ पर आ रहा है √48, तो जो सिमिलर दिख रहे हैं उनको साथ में ले लो। ये √48 वाला दिख रहा है हमको, ठीक है, इनको साथ में ले लो तो क्या बनेगा यहाँ पर, 7√3 √48 प्लस 5√2 √48, ठीक है। और फिर बचा ये √18 वाला ले लिया, तो पहले प्लस वाले को मैंने लिख लिया, 5√2 √18 माइनस 7√3
7√3 √18, ठीक है, ये दोनों भी हो गया, और अपॉन में 48 - 18, तो ये हो गया 30 तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा, ये 48 आप पूरे नंबर में से कॉमन निकाल देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7√3 + 5√2, यहाँ पर भी कॉमन निकल जाएगा √18, तो क्या आ जाएगा 5√2 - 7√3। लास्ट स्टेप है, इसको देख लो, ध्यान से देखना। सिमिलर क्वांटिटीज जो थी √48 वाले को साथ में, √18 साथ में, तो फर्स्ट टर्म में से मैंने √48 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 48 तो बाहर निकल गया, √48, ये क्या बचा 7√3 प्लस अगेन √48 निकल गया, तो क्या बचा 5√2, ये बात हो गई। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, √18 कॉमन निकालेंगे, प्लस √18 कॉमन निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2 - 7√3 अपॉन 30 चल ही रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस पूरे नंबर में से 5√2 - 7√3, ठीक है, यहाँ तक भी अगर करते हैं तो करेक्ट है, बट और सिंप्लीफिकेशन अगर करना है तो इस √48 के फैक्टर्स करने रहेंगे आपको, और 18 के फैक्टर्स करने रहेंगे। कोशिश करना है इसको आगे और सिंप्लीफाई करने की, जैसे √48 के ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैक्टर्स कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे ये करा मैंने 12, इसके हो जाएंगे 4 3 = 12, और 4 3 = 12 × 4, और ये √18 के 9 × 2 ले सकते हैं, 9 × 2, तो यहाँ पर ये अंदर वाली टर्म तो सेम रहेगी, प्लस 5√2 - 7√3, इसके फैक्टर्स किए 48 के 4 × 3 × 4, और इसके 9 × 2, 7√3 + 5√2, ये है ही है, थोड़ा लंबा जा रहा है ये। अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकलेगा था, क्या आ जाएगा, ये 4√3 7√3 + 5√2 प्लस इसका स्क्वायर रूट 3√2 5√2 - 7√3 अपॉन 30, ठीक है, यहाँ तक करा है तो भी करेक्ट है, बट इसका जो क्लियर जो आंसर आना चाहिए नंबर्स में वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो आप कोशिश करें इसको आगे और सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम इसी क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या और सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल है या नहीं। ओके, आज इतना ही। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं रैशनलाइजेशन के या फिर जितने भी मैं करवा चुकी हूँ आपको ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट का जो है इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अगर ये और सिंप्लीफाई होता है तो। ओके, थैंक यू।